हेलो, नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस का एक पार्ट फिजिक्स पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर मिरर टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और दर्पण के द्वारा जो बने प्रतिबिंब थे उसको अपने पढ़ लिया था। आज अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दर्पण सूत्र के बारे में जानकारी करेंगे और दर्पण सूत्र के लिए कौन कौन से साइन कन्वेंशंस हो सकते हैं, चिन्ह प्रपाटी क्या क्या हो सकती है, धनात्मक चिन्ह कैसे लेते हैं दर्पण के अंदर और ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, ये सारी बातें आज अपने डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आज अपने अपवर्तन प्रभाव पढ़ेंगे। प्रकाश का एक ऐसा प्रभाव, अपवर्तन प्रभाव, जो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और इससे ज़्यादातर आपके हर एक एग्जामिनेशंस के अंदर, स्पेशली फॉर जो रेलवे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आरआरबी जो जेई के एग्जामिनेशंस हैं, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की इसके अंदर संभावना रहती है। चलो वापिस टॉपिक पर आ जाते हैं। ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्टिक्स के अंदर अपने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मिरर के बारे में डिस्कस कर लिया था, या ये कह सकते हो कि किसी भी दर्पण के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, छाया कैसे बनती है, इसके बारे में अपने डिस्कस कर ली थी। अभी जो अपने टॉपिक करेंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। दर्पण सूत्र, इसके बारे में सुना होगा या 10th क्लास में पढ़ा होगा। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला देख लीजिए। दो कंडीशंस होती है प्यारे बच्चों। सबसे पहले अपने एक दर्पण लेते हैं, कोई सा भी दर्पण। सपोज दैट मैंने अवतल दर्पण ले लिया। ये वाला जो पार्ट होता है इसको आप P से रिप्रेजेंट करते हो। P का मतलब होता है ध्रुव या पोल, ठीक है। दो प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं, कौन कौन सी? F और C। एक तो कर्वेचर ऑफ सेंटर और एक फोकल पॉइंट, ठीक है। वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र का हाफ क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आई। अभी मैं क्या बात करने जा रहा हूं वो ध्यान दीजिए। ये आपकी कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इट इज ए ऑब्जेक्ट। ओ से रिप्रेजेंट कर दूं ए और बी। मान लीजिए सपोज दैट कि आपका प्रतिबिंब जो है, इमेज है, वो यहां कहीं बन रही हो। सपोज दैट कि प्रतिबिंब जो है वो कहीं यहां बन रहा हो, इमेज आपकी यहां बन रही हो, जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अभी आप इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? वो कहता है कि दर्पण की जितनी भी दूरियां हैं, दर्पण के अंदर जितनी भी दूरियां हैं, सारी की सारी दूरियां पोल से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। और किसके समांतर मापी जाती हैं? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर मापी जाती हैं, या आप कह सकते हो मुख्य फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस के समांतर सारी की सारी दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्यान कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। नंबर 2 बात, प्रतिबिंब से लेकर, बिंब से लेकर, बिंब का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु जहां आपने रखी है। ऑब्जेक्ट से लेकर ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लिख सकते हो कि u इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वस्तु की ये दूरी है कहां से? पोल से। फिर वो कहता है कि जहां आपका प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी होगी ध्रुव से, इसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वहां से जो दूरी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? v से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां फोकस से लेकर p तक की दूरी जो होती है उसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। या ये कह सकते हैं फोकस दूरी। क्या इतनी बात समझ में आई? मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करता हूं। u से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु है, वस्तु से पोल के बीच की दूरी। v से रिप्रेजेंट करते हैं वस्तु से
इमेज जहां आपका प्रतिबिंब बन रहा है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और F से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, जो आपका फोकल पॉइंट है वहां से पोल के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। चलो अपने पढ़ने लग रहे हैं दर्पण सूत्र। तो यहां से दर्पण सूत्र क्या कहता है कि अगर ये तीनों चीजें गिवन हो और आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है कि यदि प्रतिबिंब की जो दूरी है यहाँ v वो कितने सेंटीमीटर है, कोई भी वैल्यू दे दे। u ये कितने सेंटीमीटर है, यहाँ जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो u ये कितने सेंटीमीटर है, यहां कोई भी आपको वैल्यू दे दे। तो आपसे पूछेगा कि उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, फोकल लेंथ कितनी होगी, ये अपने को फाइंड करनी है। तो फोकल लेंथ के लिए एक फॉर्मूला अपने यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान दीजिए। फोकल लेंथ के लिए एग्जामिनर कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले का आप यूटिलाइज करते हो, इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से देखिए फोकल लेंथ, f का मतलब यहां पर फोकल लेंथ फाइंड करनी है। v की वैल्यू आपको गिवन होगी, u की वैल्यू गिवन होगी, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो क्या अपने पास f की वैल्यू आ जाएगी, क्या बिल्कुल आ जाएगी। तो यहां से न्यूमेरिकल्स बनने का भी पूरा चांसेस रहता है एग्जामिनेशंस के अंदर। ठीक है, चलो इतनी बात आपको आशा करता हूं समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके लिए दर्पण सूत्र के लिए साइन कन्वेंशंस कौन कौन से हो सकते हैं, चिन्ह प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, साइन कन्वेंशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। साइन कन्वेंशंस का मतलब हो गया चिन्ह है परिपाटी कि गोलीय दर्पण के लिए जो आपके अवतल दर्पण है या जो उत्तल दर्पण है, कन्वेक्स मिरर है, इनके लिए चिन्ह प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। चलो देखिए दोनों ही दर्पण की डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण, दोनों ही दर्पण के अंदर ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के अंदर समझ लो। डायग्राम के अंदर अच्छे से ध्यान देना, चीजें समझ में आ जाएंगी। एक चीज यहां पर और थोड़ा देख लो, ये वाली चीज, स्क्रीन तो नहीं कट रही होगी, यहां दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है बिल्कुल, हाँ जी। ये जो पार्ट है ये आपके 4 क्वाड्रेंट है जो आपके क्या शो करते हैं, एक्सिस शो करती है। कभी आपने 9th या 8th के अंदर ग्राफ चैप्टर पढ़ा होगा, ग्राफ के बारे में, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये वाला जो पार्ट होता है वो एक्स एक्सिस होता है जो अपने धनात्मक लेते हैं, ऊपर वाला वाई एक्सिस होता है, वाई अक्ष जो धनात्मक लेते हैं, इधर वाला होता है एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्सिस या एक्स डैश एक्सिस होता है, इसको अपने नकारात्मक लेते हैं। ये वाई डैश एक्सिस होता है, इसको भी नकारात्मक लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। वही प्रोसीजर यहाँ पर है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर मैं कोई एक ऐसे करके बना लूं आपकी ग्राफ की तरह, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, सपोज दैट ये वाई एक्सिस हो गया और ये वाई डैश एक्सिस हो गया, जैसा कि ग्राफ आपने 9th या 8th के अंदर पढ़ा जो का त्यों। ये क्या कहता है, यहां इसका पोल है और यहां इस दर्पण का पोल है। ठीक है, एग्जामिनर अपने से क्या कहना चाह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि ये जो पोल है यहां से दर्पण की सारी दूरियां मापी जाती हैं। ये बात आपको पता है, बिल्कुल एग्जैक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। दूरियां सारी की सारी पोल से मापी जाती है। मापी जाती कैसे है, मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन वो कहता है कि दर्पण के अगर लेफ्ट साइड चले जाए, दर्पण की बाईं ओर चले, इस दिशा में एक्स डैश की तरफ, तो एक्स डैश ग्राफ के अंदर क्या होता है, नकारात्मक। तो ये कहता है कि यहां जो दूरी चलेंगे आप, यहां अगर u की वैल्यू, यहां v की वैल्यू, यहां f की वैल्यू है, तो वो हमेशा नेगेटिव होगी, नकारात्मक होगी। और दर्पण से अगर राइट की तरफ चलें, मतलब राइट की तरफ का मतलब दाईं तरफ चलें, राइट, ये राइट है, RIGHT राइट, एंड इट इज ए लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो दर्पण की अगर राइट की तरफ चले तो हमेशा जो चिन्ह लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि उत्तल दर्पण के अंदर सारी की सारी दूरियां इधर ही तो होती हैं, f की वैल्यू इधर ही होती है। ठीक है, u भी इधर होता है, सॉरी v इधर होता है, बस u इधर होता है। तो वो सारी की सारी वैल्यू क्या लेंगे, अपने वैल्यू u v के मान पॉजिटिव लेंगे, यहां क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, एक बात और, अवतल दर्पण के लिए जो f की वैल्यू होती है वो हमेशा नकारात्मक होती है, और उत्तल दर्पण के लिए जो f की वैल्यू होती है, मतलब फोकल लेंथ, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान देना।
ठीक है। यदि तो एग्जामिनर पेपर के अंदर आपसे ये पूछ रहा है कि दर्पण किस दर्पण का यूज कर रहे हैं, कौन से दर्पण का उपयोग कर रहे हैं, अगर वो कह दे कि अवतल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं प्यारे साथियों, तो वहां समझ जाना कि जो फोकल लेंथ होगी वो नकारात्मक होगी, माइनस होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है। और अगर वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करने लग रहा है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, तो समझ लेना कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। ऊपर की ओर चलते हैं। अब सर ऊपर वाली दूरियों का क्या यूज करते हैं भाई, ऊपर वाली दूरियों का क्या यूज करते हैं, ऐसे ये हो गया वाई पॉजिटिव। ऊपर 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 का मतलब हो गया ये जो यहां इतनी ऊंचाई है, किसकी हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट है। ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट अगर मापनी हो तो ये ऊपर, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर रखा हुआ है, पॉजिटिव वाई की ओर, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर नीचे की ओर रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना, नीचे की ओर इमेज बन रही है या आपका यहां रखा हुआ है, ठीक है, इसकी ऊंचाई अपने को फाइंड करनी है, नीचे की ओर जो इमेज बन रही है उसकी ऊंचाई फाइंड करनी है, तो ये यहाँ क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ इसकी हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी। मतलब ये वाली जो दूरी होगी या ये वाली जो हाइट होगी वो नकारात्मक नहीं होगी। बस इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चलना है, इस प्लस वाले साइन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है। सारी की सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या चिन्ह प्रपाटी समझ में आई क्या? ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें, बिल्कुल देख लें, चलो ठीक है। एज ए एग्जामिनेशन के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहां समझा देता हूं, ध्यान देना। ठीक है। एग्जामिनर क्या कहता है, क्वेश्चन देता है आपको एग्जामिनर, और वो ये कहता है कि किसी अवतल दर्पण में, किसी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का मतलब कनकैव मिरर के अंदर, अवतल दर्पण में दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है u जो है वो कहता है कि 10 सेंटीमीटर है, v प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कहता है 15 सेंटीमीटर है, तो वो कहता है कि दर्पण का फोकल लेंथ क्या होगा या f की वैल्यू क्या होगी। तो अवतल दर्पण ले रहे हैं तो f की वैल्यू तो नकारात्मक ही होगी, नकारात्मक माइनस की लेनी पड़ेगी, माइनस का f लेना पड़ेगा, पहली बात तो ये। नंबर 2 बात, जो v है मतलब सॉरी u है मतलब जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, वस्तु की दूरी है ध्रुव से यहां से ये तक ऑब्जेक्ट, तो वो किधर है ऑब्जेक्ट, अवतल दर्पण के अंदर किधर रखते हैं ऑब्जेक्ट, सारे के सारे इधर रखते हैं ना, तो इधर वाली दूरी क्या होगी, नकारात्मक, तो u की वैल्यू यहां पर क्या होगी, हमेशा u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। v प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है, अवतल दर्पण के अंदर एक ही केस होता है, जब वस्तु P और F के बीच में होती है तो दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है, बाकी सारे के सारे प्रतिबिंब है वो दर्पण से इस दिशा में बनते हैं, इस दिशा में, तो यहाँ V की वैल्यू भी क्या लेंगे अपने, नकारात्मक 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से F की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 में F इज इक्वल टू 1 प्लस, फॉर्मूला क्या था, 1 में F इज इक्वल टू 1 में U प्लस 1 में V, मिरर फॉर्मूला यही था, तो वैल्यू रख दो 1 में u कितना, 1 में -10 प्लस 1 में -15, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, वैल्यू सोल्व करेंगे, माइनस का f है, f की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कैलकुलेशन करके, सोल्व करके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने सारी की सारी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करती है। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई क्या? बिल्कुल आई सर। ठीक है, ये तो होगी आपकी चिन्ह प्रपाटी, ठीक है, साइन कन्वेंशन हो गया कि किसी भी मिरर फॉर्मूले के अंदर अपने u और v की वैल्यू कैसे रखते हैं, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है या जो इमेज की जो लेंथ है, ठीक है, डिस्टेंस है, वो कैसे कैसे अपने क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, पॉजिटिव कैसे लेते हैं, नेगेटिव कैसे लेते हैं, ये सारी की सारी चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक अपने मिरर का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ लिया, नोट कर लिया होगा डायग्राम, ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, जो मिरर फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अपने पढ़ते हैं लाइट का नेक्स्ट इफेक्ट, अपवर्तन प्रभाव, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन पढ़ लिया था, अभी अपवर्तन पढ़ने लग रहे हैं। परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते थे, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ लाइट, ध्यान देना, रिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ लाइट। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन का मतलब क्या है, यह प्रकाश की कैसी घटना है, प्रकाश की कैसी घटना है। देखो दो चीजें समझो, सबसे पहले माध्यम समझ लो, माध्यम क्या होता है जी, क्योंकि इसके अंदर माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, मीडियम, हालांकि ये मैंने परावर्तन के अंदर समझाया था। मान लीजिए ये कोई तल है,
ऊपर वाला कोई भी माध्यम है, इसको माध्यम फर्स्ट मान लो, इसको मीडियम सेकंड मान लो। माध्यम का मतलब हो गया किस रेफरेंस के अंदर कि कोई वस्तु जब अपने प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा रहा है या किसी वस्तु में से प्रकाश की किरण को गुजार रहे हैं तो किस माध्यम के अंदर गुजार रही है। क्या हवा के अंदर गुजार रही है, हवा में से जा रही है, वाटर में से जा रही है, ग्लास में से जा रही है, ग्लास का मतलब कांच में से जा रही है, ठीक है, ऐसी कंडीशन है क्या। अगर एयर में से किरण जा रही है तो इसको कहेंगे विरल माध्यम। विरल माध्यम किसकी रिस्पेक्ट में, वाटर और ग्लास की रिस्पेक्ट में जो वायु है वो विरल है, क्योंकि वायु के जो कण है, एयर के जो कण है, वो एरोसोल जो है वो दूर दूर है, नजदीक नहीं है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं, आपस में पास पास में होते हैं। कांच के जो ग्लास होता है, कांच की मोटी जो स्लैब है, ठीक है, कांच की जो मोटी पट्टी है, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी होगी, या ये कह सकते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही पास पास में है, बहुत ही ज्यादा पास पास में है, सटे हुए हैं, इसलिए ये सघन माध्यम है। वायु की अपेक्षा ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। इंग्लिश में कहते हैं इसको डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम विरल माध्यम है ये वायु। वायु क्या आपकी विरल माध्यम है, रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम, ठीक है। तो दो बातें आशा करता हूं अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप कौन कौन सी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। सबसे पहले, ठीक है, किसी भी तल से अगर किरण को गुजारे हैं वायु में से तो वायु पानी और कांच की अपेक्षा क्या है, विरल माध्यम कहलाएगा। वायु की अपेक्षा सघन माध्यम कांच और पानी होगा, ठीक है ना। तो दो माध्यम लेते हैं, एक तो विरल माध्यम रेरर मीडियम जिसके अणु बहुत पास पास ना हो, बहुत दूर दूर हो, जिसके मॉलिक्यूल्स वायु के, गैस के, ठीक है। ये क्या है, एक लिक्विड है, और गैस क्या है, एक ठोस अवस्था है पदार्थ की, ठीक है, सॉलिड स्टेट है, इसीलिए इसके कण क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में होंगे, इसीलिए इसको किस माध्यम के अंदर रखा गया, डेंसर मीडियम के अंदर रखा गया। अभी समझो अपवर्तन प्रभाव। माध्यम समझ में आ गया, कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में समझ में आ गया। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, सपोज दैट ये प्रकाश की किरण है, ये आई, आपतित हुई, इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट हुई, आई, अब तल पर टकराएगी, तल है ये कोई, इस प्रकार से शो किया जा सकता है इसको, ये कोई तल है, ठीक है, आई किरण टकराई, टकराने के बाद में क्या होगा, अपवर्तन। लेकिन होगा कैसे वो ध्यान दीजिए। कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना चाहती है तो वह अपने मार्ग से, अपने रास्ते से, रास्ता क्या था इसका, ये होना चाहिए था, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन अपने रास्ते से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, इधर हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, इस विचलन को, अपने मार्ग से भटक जाती है, पथ से थोड़ी विचलित हो जाती है, इस विचलन को कहते हैं अपवर्तन प्रभाव या रिफ्रैक्शन इफेक्ट। यहां आप ले सकते हो इसका अभिलंब, ठीक है, इट इज ए नॉर्मल, अभिलंब नॉर्मल। मैं क्या समझा रहा हूं, बात समझ में है क्या। आने वाली किरण है, आपतित किरण है, आई से लेंगे इंसिडेंट एंगल, यहां जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, आर बनेगा, आर का मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात बना हुआ कोण अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य, ये हो गया आपकी आपतित किरण, आ रही है इसीलिए आपतित किरण का नाम दे दिया। ये अपवर्तित हो रही है, अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। दोबारा से देखिए इस प्रभाव को। ये प्रभाव क्या कहना चाहता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह जैसे ही तल पर टच करती है, टच करते ही अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह जो विचलन है, यह जो लाइट का, किरण का यह जो बिहेवियर है, यह जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को कहते हैं अपवर्तन प्रभाव, रिफ्रैक्शन इफेक्ट, ठीक है। जानी चाहिए थी सीधी, ऐसे करके सीधी जानी चाहिए थी, मार्ग तो ये था, लेकिन जैसे ही तल पर टकराई थोड़ी सी विचलित होगी, झुक गई, अभिलंब की ओर आ गई थोड़ी सी, ऐसे। अब यह जो अपवर्तन है वो दो प्रकार से हो सकता है, दो केस बनते हैं अपवर्तन के, कौन कौन से, ठीक है। तो अपवर्तन के कौन कौन से केस बनते हैं, दो केस बनते हैं, दोनों केस को ध्यान से देखना, दोनों केसों को ध्यान से देखना विद्यार्थियों, ठीक है। सबसे पहला केस यहां लेंगे,
और दूसरा केस यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट केस क्या कहता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, ये जो माध्यम है ये विरल माध्यम है, मतलब रेरर मीडियम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ये कौन सा माध्यम है यहाँ लिख देते हैं, सघन माध्यम, मतलब डेंसर मीडियम है, विरल से जब सघन में आती है तो वह क्या इफेक्ट करती है, ध्यान देना, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ, निकलनी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये कहता है ऐसा नहीं होकर ऐसा हो जाता है, अर्थात अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। ध्यान देना बच्चों, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है, ये आपका अभिलंब है, नॉर्मल अभिलंब। फिर से समझो, ये कहता है कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, ये तल है आपका, कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यहाँ से ओ ओरिजिन पॉइंट, जब किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है जी, इस कंडीशन में क्या होता है, किरण अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है, सघन माध्यम के अंदर झुक जाती है। ऐसा ही क्यों होता है, इसका रीजन अभी दूंगा। अब इसके अंदर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो आई है, इंसिडेंट एंगल है, आई है, इसकी वैल्यू आर से बड़ी है, क्योंकि आई की वैल्यू यहां तक होती, थोड़ी सी झुक गई तो कम हो गया एंगल यहाँ, तो मतलब एंगल कम हो गया आर किससे, आई से। तो ये बात ध्यान रखना, इस केस के अंदर एंगल आई बड़ा होगा हमेशा आर से। नंबर 2, दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या कहने जा रहा है अपने से, ध्यान देना प्यारे बच्चों। दूसरा केस यह कह रहा है कि कोई प्रकाश की किरण, ये आपका विलंब है, नॉर्मल है, कोई प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल में आती है, ये जो माध्यम है ये सघन है, मतलब डेंसर मीडियम है, और ये जो माध्यम है ये विरल है, मतलब रेरर मीडियम है, ठीक है, मतलब यहाँ पानी हो सकता है, यहाँ एयर हो सकती है, ठीक है। सघन विरल का मतलब समझ रहे हो, प्रकाश किरण आती है और जैसे ही तल पर टकराती है, आपतित होती है, तो वो क्या होती है जी, अभिलंब से, हालांकि जाना तो ऐसा चाहिए था, सघन से आ रही है, ये माध्यम सघन है, पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, सघन से आ रही है, विरल में जा रही है, ठीक है, तो जाना चाहिए तो सीधा, लेकिन थोड़ी सी अभिलंब से दूर हट गई, अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाती है, इस कंडीशन में अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस कंडीशन में विरल माध्यम के अंदर थोड़ी दूर हट जाती है। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में समझेंगे। ये एंगल आई है और ये जो एंगल है वो आर है। अब इस कंडीशन में देख लो, एंगल आई छोटा लग रहा है, एंगल आर बड़ा लग रहा है, क्योंकि यहाँ किरण फैल गई, थोड़ी दूर हट गई नॉर्मल से, इस वाले नॉर्मल से थोड़ी दूर हट गई, तो इसीलिए आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, एंगल आर बड़ा हो जाएगा एंगल आई से, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। क्या दोनों केस समझ में आए क्या अच्छे से, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकंड, ठीक है, केस नंबर सेकंड, दोनों केस क्या कहते हैं। पहला केस तो ये कहता है कि जो विरल से सघन में आई, अभिलंब की ओर झुक गई, सघन से विरल में गई, अभिलंब से दूर हट गई। सघन का मतलब यहाँ पानी हो सकता है, और विरल का मतलब यहाँ एयर हो सकती है, वायु। विरल का मतलब यहाँ वायु हो सकती है, और सघन डेंसर का मतलब यहाँ पर ग्लास या वाटर हो सकता है। अब ऐसा ही क्यों होता है कि यहाँ झुक रही है, यहाँ दूर हट रही है, ऐसा ही क्यों होता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो ऑप्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था, आपको एक टेबल भी बनाई थी कि प्रकाश की जो चाल होती है, लाइट ऑफ स्पीड होती है, वो अलग अलग माध्यमों के अंदर अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। सघन माध्यम के अंदर क्या होते हैं, जो मटेरियल होता है उसके कण बहुत पास पास में होते हैं, ऐसे सटे हुए होते हैं। विरल माध्यम के अंदर क्या होता है, कण बहुत दूर दूर होते हैं ऐसे, इसलिए तो विरल हो गया, ठीक है। कण बहुत दूर दूर होते हैं, यहाँ भी देखो विरल है तो कण बहुत दूर दूर है, ऐसे करके कण बहुत दूर दूर है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब सघन माध्यम में आई, कण बहुत पास पास थे, जैसे प्रकाश किरण टकराएगी तो क्या सघन माध्यम में चाल कम नहीं हो जाएगी क्या, कि जितने रुकावट ज्यादा होगी, कण जितने पास पास में होंगे, रुकावट ज्यादा होगी, तो उस टकराती स्पीड धीरे हो जाएगी, फिर उसमें से धीरे धीरे गुजरेगी। जैसे ही बहुत विरल माध्यम में आ गई, कण बहुत दूर दूर हो गए, रुकावट कम होगी, वैसी स्पीड ज्यादा पकड़ेगी, और चाल अचानक से जहां चाल बढ़ जाएगी तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटती हुई नजर आएगी।
इस कंडीशन में यहाँ भी जब प्रकाश किरण कोई आई तो यहाँ टकराई, अब यहाँ तो आसानी से निकल जाएगी क्योंकि कण बहुत दूर दूर है। माध्यम क्या है? रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है। जैसे ही डेंसर मीडियम के अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है, जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो कण बहुत पास पास में है, किरण की जो चाल है वो कम हो जाएगी, रुकावट ज्यादा पैदा होगी कणों की, क्योंकि कण पास पास में है। जैसी रुकावट ज्यादा होगी तो ये क्या होगी, उस रास्ते में जाने की बजाय थोड़ी सी झुक जाएगी, थोड़ी सी लंब के पास में आ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए चाल यहाँ तो क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। अब किरण की जो चाल है, यहाँ प्रकाश की जो चाल है वो कैसे कैसे कम ज्यादा होती है ये बता दिया। अब चाल कम होने का और ज्यादा होने का कारण क्या है, ये कैसे कैसे अपना प्रभाव दिखाती है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ाऊंगा, उसके अंदर बताएंगे प्रकाश की चाल कम ज्यादा होना कैसे कैसे तय होता है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाएंगे प्रकाश का जो अपवर्तन प्रभाव है, इसके क्या क्या नियम हो सकते हैं, कौन कौन से रूल हो सकते हैं। 2 रूल पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गए 2 केस, और इसके बाद में रिफ्लेक्शन के पढ़ेंगे 2 रूल, 2 नियम, ठीक है। बात समझ में आई क्या? जितना करवाया है अच्छे से नोट करते रहा करो, नोट्स बनाओ साथ साथ में जितने भी लेक्चर आप तक आ रही हैं। एक टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद रमन सर, इस टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ऐड हो जाएं, ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को। डेली यहाँ पर आपको 1 लाइनर करंट अफेयर्स भेजा जाता है, जो कि करंट के न्यू इशू है, कंट्री से रिलेटेड है, इंटरनेशनल इशू है, वो डाले जाते हैं। साथ ही साथ रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे से रिलेटेड है, वो भी डाले जाते हैं डेली, ठीक है ना। तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा ऐड होने का। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अन्य साथियों के साथ और लाइक करें। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत।